Assalamu alaikum students, welcome to our class. We are doing our unit number 3 nowadays. It's the third day of this unit. Today we are going to solve B part of the exercise, page number 36. In B part there are one part and two part, and we have to do both of these parts. The first part contains some words and phrases, and you have to use those words and phrases in your own sentences. Like yesterday, I will not give you full answer or the full sentence of the word. I will only give you some basic points and some details or main points you can use to make your own sentences. पार्ट बी के फर्स्ट वाले हिस्से में आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं जिनके मीनिंग्स आपको मैं उर्दू में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी, तो आपने उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है. सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, हर इतने माशाल्लाह आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो इसके तो बेतहाशा सेंटेंसेस आने चाहिए. ओके, मैं आपको लिमिटेड नहीं करूँगी कि जो मैं सेंटेंस बताऊँगी वही आपने लिखना है. आपको जस्ट मैं बेसिक वर्ड्स बता दूँगी, की वर्ड्स बता दूँगी और मेन पॉइंट्स हैं, तो उसके बाद आपने इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में खुद से यूज़ करना है, और यही आपका आज का होमवर्क भी होगा. नाउ कम टू आवर एक्सरसाइज. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. The first word is morning. The first word is morning. जो पहला लफ्ज़ वो है morning. Morning means to show sadness or grief at someone's death. To show sadness or grief, दुख या गम का इजहार करना. किस मौके पर? किसी की वफ़ात पर. कि जब किसी की डेथ हो जाए तो उस मौके पर जो एक गमगीन सा माहौल बनता है या उदासी का माहौल होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मोर्निंग. इसके लिए उर्दू में वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मातमी, सोग वाला. कि जब किसी घर में खुदा न खासा किसी की मौत वाक़या हो जाए तो वहाँ पे जो माहौल होता है, किसी के दुख में शामिल होना, उसके सोग में शामिल होना, तो उसको कहा जाता है मोर्निंग. टू शो सैडनेस और ग्रीफ एट समवन्स डेथ. और इसके सेकंड मीनिंग्स भी हैं. क्लोथ्स दैट पीपल यूज टू वेयर एट समबॉडीज डेथ. कि वो ख़ास लिबास जो लोग किसी की मौत के मौके पर पहनते हैं. मसलन आजकल आप लोगों ने देखा होगा मूवीज़ में भी, ड्रामाज़ में भी, जब किसी को डेथ सीन चलता है, किसी की डेथ हो जाती है, जब उसके फ्यूनरल पॉइंट आता है तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है, कुछ ने वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है. तो उस ड्रेस के लिए भी आप मोर्निंग का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि इस लेसन में भी आपने देखा था कि ग्रेस के बारे में आपको बताया गया कि शी वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन मोर्निंग. अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि मोर्निंग के मीनिंग्स क्या हैं. मातमी, सोग वाला, अफसोस वाला. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ फिटिंगली. फिट इज़ अ बेसिक वर्ड. फिट मीन्स सही, मुनासिब. जैसे कहते हैं जूते मुझे फ़िट आ गए हैं, ये कपड़े मुझे फ़िट आ गए हैं, यानी पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे पूरा आ जाना. फिटिंगली मीन्स इन अ एप्रोप्रिएट वे, इन अ सूटेबल वे, इन अ सूटेबल मैनर, इन एन एप्रोप्रिएट मैनर. पूरी तरह से, सही तरीके से, मुनासिब तरीके से. ओके, फिटिंगली के उर्दू मीनिंग्स हैं पूरी तरह से, सही तरीके से या मुनासिब तरीके से. नाउ इट्स द थर्ड वर्ड, दैट इज़ अ फ्रेज. आफ्टर योर ओन हार्ट. आफ्टर योर ओन हार्ट. And this phrase was used in the invitation sent by Aunt Meg to Bertha when she was telling her that her friends were also there who were after her own heart. After your own heart means of similar interest and temperaments. इसके उर्दू मीनिंग्स ये होंगे कि हम मिजाज होना. अब आपने भी अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि आप उन्हीं बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उन्हीं
क्लास फेलोज़ के साथ या अपने कज़न्स के साथ जो आपके हम मिजाज होते हैं, जो आपके मिजाज को समझते हैं, जो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपकी दोस्ती खुद ब खुद उनके साथ गहरी से गहरी होती चली जाती है। तो इस स्टोरी में भी ये बताया गया है कि बर्था और उसके तीनों जो फ्रेंड्स थे, लू, लिल वगैरह, इसके साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो उनके मिजाज और उनकी आदतें आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। आफ्टर योर ओन हार्ट मीन्स ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट एंड टेम्परामेंट्स, यानी हम मिजाज होना, कि चारों बच्चियाँ आपस में एक दूसरे की हम मिजाज थी, एक दूसरे के मिजाज को समझती थी, उनके मिजाज में हम आंगी थी, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती थी। इसमें आप अपने किसी फ्रेंड का भी बता सकते हैं कि मेरा फ़लाँ जो फ्रेंड है उसका आप नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि अली, फॉर एग्जांपल अली, आदिल, एनी नेम इज़ आफ्टर माई ओन हार्ट। ओके, नाउ वी विल कम टू आवर fourth word, that is wistfully, and this word is used in the page number 33. Wistfully means thinking sadly about something you did not have. Wistfully means thinking sadly, कि उदासी से किसी बात के बारे में, किसी चीज़ के बारे में सोचना जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लेसन में आपने देखा कि ग्रेस के पास क्योंकि कोई अपना रिश्तेदार नहीं था, उसकी कोई आंट नहीं थी, तो वो बहुत उदासी से सोचती है कि जैसे बर्ता की एक आंट थी, तो काश कि मेरी भी कोई आंट होती तो मैं भी उनके पास जाकर अपनी समर हॉलीडेज़ स्पेंड कर सकती, कि जैसे बर्ता जा रही है। तो ये सब बातें सोच कर वो विस्टफुली सोचती है, यानी उदासी से सोचती है कि काश मेरी भी कोई आंट होती। बर्ता तो बहुत लकी है, बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन मैं उस तरह से खुशकिस्मत नहीं हूँ। विस्टफुली मीन्स थिंकिंग सैडली अबाउट समथिंग यू डिड नॉट हैव, किसी चीज़ के बारे में उदास होकर सोचना कि वो मेरे पास नहीं है। तो आप किसी चीज़ का किसी के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि जब उसको याद आया कि उसके पास ये चीज़ नहीं है, तो उसके बारे में विस्टफुली उसने एक्सप्रेस किए इमोशंस, अपनी बात को कहा, अपनी बात को आगे बयान किया। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज darted. This is basically a word used for the birds. When they fly, they move in different directions. They dart. Okay, dart means the birds, the way the birds fly. Here it has somehow different meanings. डार्ट का मतलब होता है परवाज करना, ये एक डायरेक्शन में तेज़ी से मूव कर जाना, तेज़ी से उड़ चले जाना, या चंद ख्यालात का एकदम से आपके दिमाग में आ जाना, या दिमाग से किसी बात का एकदम से निकल जाना। Darted here means move suddenly and quickly in a particular position. Darted means to move suddenly, अचानक से हरकत करना, and quickly तेज़ी से, in a particular position किसी ख़ास सिमत में, कि किसी ख़ास सिमत में अचानक और तेज़ी से हरकत करने के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया जाता है डार्ट। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है डार्टेड, टू मूव in a particular position or in some particular in special position in a sudden way or in a quick way. Clear? Now we have the next word, that is solemnly. The next word is solemnly. Solemnly is a word. It is basically an adverb. It means here seriously or earnestly, done in a serious way, to do something in a very serious way, किसी बात को या किसी काम को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना या सोचना, किसी चीज़ को बहुत संजीदगी से डील करना। जैसे आपको चाहिए कि आप अपनी स्टडीज़ को सॉलमली डील करें। अब देखें आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए टीचर्स इतनी एफर्ट करके लेसन्स बना रहे हैं, तो आपको इसको सॉलमली लेना चाहिए, इसको सीरियसली लें, और इसमें जो टीचर्स आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करें, क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करें, और अपना जो आपको होमवर्क मिलता है उसको भी प्रॉपर टाइम में कंप्लीट करते जाएं। ओके, नंबर 7 वर्ड इज़ ऑन पर्पस.
On purpose means to do something with planning, के किसी काम को जानबूझ कर करना, प्लानिंग के साथ करना, यानी पक्का इरादा आपका नहीं था लेकिन एकदम से आपने उसको काम को करने का इरादा किया, जानबूझ कर आपने काम किया ताकि आपको तवज्जो मिले किसी की, या आप किसी की अटेंशन हासिल कर सकें। ऑन पर्पज़ हेयर मीन्स टू डू समथिंग विद प्लानिंग, जानबूझ कर काम करना। जैसे बर्था जो थी वो चाहती थी कि ग्रेस को किसी भी तरीके से पता ना चले कि उसने जानबूझकर अपना ट्रिप जो है वो कैंसिल करवाया। सो आप इस पॉइंट को अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़, दैट इज़ अ फ्रेज़, थिंक मी अनग्रेटफुल। थिंक मी अनग्रेटफुल। The word grateful you have used in the applications. Here it is used in an opposite meanings. Think me ungrateful. Grateful के meanings होते हैं शुक्रगुजार होना. Ungrateful means not to show any thanks or to express thanks for something good that has been done towards you. कि अगर कोई आपके साथ नेकी करे, एहसान करे आपके पर, तो आप उसको शुक्रिया ना कहें, आप उसके एहसानमंद ना हों, यानी आप नाशुक्रापन दिखाएं और आप एहसान फरामोश हो जाएं, तो उसके लिए कहा जाता है अनग्रेटफुल होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थिंक मी अनग्रेटफुल, मुझे एहसान फरामोश समझना। ये ग्रेस के वर्ड्स थे जो उसने बर्था को लिखे थे कि वो बता रही है उसको कि तुम मुझे अनग्रेटफुल मत समझना, मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे कितनी अच्छी जगह पर भेजा। So, think me ungrateful means not to show or express thanks for something good. नाशुक्रा समझना या एहसान फरामोश समझना, कि तुम मुझे एहसान फरामोश ना समझना। Number 9 word is cordial. This word is cordial. Cordial here means sincere, warm and friendly. पुरखलूस, पुरजोश या दोस्ताना, कि अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है, या और आपके दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे हैं या आप उनके साथ अपने अच्छे टर्म्स को लेकर चलना चाहते हैं, दोज टर्म्स विल बी कॉर्डियल टर्म्स। ओके, सिंसियर, वार्म एंड फ्रेंडली, दोस्ताना, पुरजोश, पुरखलूस। Now the last word is intend to. Intend to here means to have a plan, result or purpose in your mind when you do something. कि किसी भी काम को करने का इरादा होना, कि यानी आप किसी काम को करने का इरादा रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, कल को माशाल्लाह आप लोग मैट्रिक कर लेंगे, मैट्रिक के बाद जब आप इंटर क्लासेस में जाएंगे तो आपके माइंड में कुछ होगा, आपने कुछ ना कुछ इंटेंशन आपके माइंड में होगा कि मैंने कल को जब इंटर क्लासेस में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो मैंने ये सब्जेक्ट्स रखने, या आपके माइंड में ये प्लान होगा कि मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ये वाला प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करना है, मैंने बड़े होकर ये बनना है। इट मीन्स कि यू इंटेंड टू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर और अ टीचर। ओके, इंटेंड टू मीन्स इरादा करना, प्लान करना, कोई मंसूबा जहन में तैयार करके रखना, कोई मकसद जहन में रखना और उसके मुताबिक फिर कोई काम करना। इंटेंड टू हेयर मीन्स टू हैव अ प्लान, result or purpose in your mind when you do something. Clear? I think I have explained the meanings of these words in a very clear way. You should not have any problem while making the sentence. You can get help from your elders, okay, and try your best to make your own sentences. Don't get any help from any key book, okay. I will appreciate those sentences which are made by yourself. Okay, now we come to our part B. That is also a part of exercise B. That is very interesting, students. I think this is the most interesting part of your exercises and you will enjoy it. आपने पूरे लेसन की रीडिंग की होगी, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन,
तो वही वाली जो रीडिंग है अब अपने माइंड में थोड़ी सी फ्रेश कीजिए। यहाँ पर आपको मैं अभी एक क्रॉसवर्ड पज़ल दिखाऊंगी। उसमें आपको उन्होंने ब्लैंक्स दिए हुए हैं, नंबरिंग भी की हुई है और आपने वहाँ पर कुछ वर्ड्स को फिल अप करना है और वो वर्ड्स तमाम के तमाम आपके लेसन में मौजूद हैं और आपकी बुक में पेज नंबर 36 पर वो मौजूद हैं। यस, दैट इज़ द स्लाइड। You can you can see it is a blank slide. The crossword is totally blank. You have to fill the words in each block where there is written a number. Okay? On the left side of the page, there is written a word across. Here some sentences have been given which contain definition or a meaning of any word, and you have to think about it and you will come to that answer. Okay, now we start from our first one. When something is finished or completed, we say it has, जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे अक्रॉस, उसमें आपने ये करना है कि वर्ड्स आपने लेफ़्ट से राइट को लिखने हैं, वो आपने ऊपर से नीचे नहीं लिखने, वो आपने अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू द राइट साइड। सो बी केयरफुल कि आपने अक्रॉस जहाँ पे लिखा है और उसमें आपको उन्होंने 11 डेफिनेशंस दी हुई हैं, 11 उन्होंने आपको ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, तो ये वाले वर्ड्स आपने लेफ़्ट से राइट में लिखने हैं। Now come to the first sentence. When something is finished or completed, we say it has. अब इसका जो भी आंसर होगा वो आपने नंबर 1 में लिखना है, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है वहाँ पे आपने उसका आंसर लिखना है कि जब कोई चीज़ मुकम्मल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वो क्या हो गई है? The word is ended. 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 Ended, ख़त्म हो जाना. Finished, ended, completed. All the 3 words have the same meanings, but they are used at different places in different senses. Okay, so in the first place where there is number 1 written, you have to write the word ended, ENDED. Number 2 is not lies, झूठ ना होना, तो झूठ ना होना तो क्या होगा, फिर सच होगा ना, that is truth। जहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिखेंगे ट्रूथ, TRUTH। और ये आपने वर्ड बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, आई थिंक इसके स्पेलिंग्स में आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। TRU, यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है ऊपर फर्स्ट लाइन में, वहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है ट्रूथ, TRUTH। नंबर 3, व्हेन वी हैव पुट ऑन आवर क्लोथ्स वी आर, जब हम कपड़े पहन लेते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम ड्रेस्ड अप हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ड्रेस्ड, DRESSED। जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है, 2 से नीचे आ जाए तीसरे ब्लॉक में, जहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे ड्रेस्ड, DRESSED। DRESSED। नंबर 5, समथिंग दैट इज़ लाइक्ड बाय मैनी इज़, ऐसी कोई चीज़ जिसे बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मुल्क में क्रिकेट का जो गेम है वो बहुत से लोगों को पसंद है और आप लोगों को तो आई नो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कोई ड्रामा हो गया, कोई मूवी होगी, कोई और ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में हर दिल अजीज़ हो, पॉपुलर हो, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पॉपुलर। फेवरेट ऑफ ऑल, पॉपुलर, हेयर यू विल यूज़ द वर्ड popular. Something that is liked by many is popular. The spellings are POPULAR, POPULAR। Number 8, अब जहाँ पे नंबर 8 लिखा होगा वहाँ पे आपने देखना है क्या यूज़ करना है। When you get to the top of something we say you have dash it, कि जब आप किसी चीज़ की टॉप पे पहुंच जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमने इसको सर कर लिया, हम इसके ऊपर चढ़ गए, हम इसकी बुलंदी पे पहुंच गए। क्लाइम्ड, द वर्ड हेयर वी कैन यूज़ क्लाइम्ड,
CLIMBED, climbed, CLIMBED है। जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है ब्लॉक में, वहाँ पर आप इसको यूज़ करेंगे वर्ड को, climbed, CLIMED। ये तमाम वर्ड्स आपने लेफ़्ट से राइट को लिखने हैं। नंबर 9, टू बिलीव और थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू और रियल, दैट वर्ड इज़ suppose, 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 फ़र्ज़ करना या ये समझ लेना, यकीन कर लेना कि ये बात वाकई में सच है, दुरुस्त है, ठीक है। suppose, SUPPOSE। द नेक्स्ट इज़ नंबर 10, नॉट क्लियर और प्रिसाइज। नंबर 10 बिल्कुल लास्ट वाले ब्लॉक में देखेंगे आप, नॉट क्लियर और प्रिसाइज यानी साफ और वाज़ेह ना होना, दैट वर्ड इज़ वेग, VAGUE, VAGUE। 11 नंबर, स्कीम्स, अरेंजमेंट्स, प्रोग्राम्स। जैसे आपकी स्कीम ऑफ स्टडीज़ होती है, आपका स्कूल आने का प्रोग्राम होता है, आपका कहीं जाने का पिकनिक का प्रोग्राम बन जाता है, आप उसके लिए अरेंजमेंट्स करते हैं, प्लान करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यहाँ पे आएगा सिमिलर मीनिंग्स में, स्कीम्स, अरेंजमेंट्स, प्रोग्राम्स। मंसूबे बनाना, इरादे करना, किसी चीज़ को अरेंज करना, प्रोग्राम बनाना, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे। 10 से नेक्स्ट वाले में देखें, प्लान्स, PLANS, प्लान्स, ओके। नाउ यहाँ पे आपने पहले लेफ़्ट से राइट वाले वर्ड्स किए थे, अब हम जो नेक्स्ट जो पार्ट करें उसमें आपने ऊपर से नीचे लेकर आने हैं लेटर्स, ओके। जब आप ऊपर से नीचे लेटर लिखेंगे, जब मैं आपको वर्ड बताऊंगी तो आपको उसका आंसर खुद ही समझ आ जाएगा। अब आपने लेफ़्ट से राइट नहीं लिखना, अब आपने अपर टू डाउनवर्ड आना है, ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है लेटर्स को लिखते हुए। नंबर 1 इज़ टू गेट अवे फ्रॉम, टू गेट फ्री, to get away from, to get free, to get away from, to get free, that is the word number 1। escape, escape, the word is escape, बच जाना, आज़ाद हो जाना, महफूज हो जाना। अब आपने देखा होगा नंबर 1 में आपने इसका आंसर लिखना है, ऊपर से नीचे आना है, जो पहले वाला नंबर 1 है उसी में आपने देखना है ई आपके पास ऑलरेडी है, उससे नीचे आप स्पेलिंग्स लिखेंगे, ई लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी, ESCAPE, एस्केप, बच जाना, महफूज हो जाना, दूर चले जाना, किसी को ख़तरे से बचा लेना, एस्केप, ESCAPE। E is a common word used for ended and for escape। नाउ नंबर 2, डाउन में देखें, ऊपर से नीचे आप देखेंगे, नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, बिलोंगिंग टू देम, उनकी कोई चीज़ होना, और ये चीज़ मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी प्रोनाउंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिलोंगिंग टू देम, उनका होना, उनकी कोई चीज़ होना, देयर, दैट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, देयर, उनका, उनकी चीज़, फॉर एग्जांपल दैट इज़ देयर होम, दैट इज़ देयर कार, THEIR। जहाँ पे आपने ट्रुथ लिखा था उसी से नीचे अब आप लिखेंगे देयर, टी ऑलरेडी आपके पास है, उससे आगे स्पेलिंग्स आप ऐड करेंगे, HEIR, देयर, उनका। नंबर 4, फ्रॉम अप टू डाउन। नंबर 4 में देखें अब आपने क्या यूज़ करना है, आ स्मॉल प्लांट, आ स्मॉल प्लांट, और यही वो वर्ड है जो आपके पूरे लेसन में मौजूद नहीं है, दैट वर्ड इज़ श्रब, दैट वर्ड इज़ श्रब। जहाँ पे आपने ड्रेस्ड लिखा था उसके सेकंड एस से नीचे आप स्टार्ट करेंगे, श्रब,
एस आपके पास ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, नीचे आपने ऐड करना HRUB, श्रब। नंबर 6, श्रब कहते हैं छोटे से प्लांट को, छोटे से पौधे को। नंबर 6, व्हाट ग्रेस बिकेम आफ्टर ईटिंग वेल एट आंट्स मैग। अब ग्रेस क्योंकि पहले बहुत कमज़ोर थी, जब आंट मैग के घर में उसकी बहुत अच्छी केयर हुई तो उसकी सेहत अच्छी होगी, तो थोड़ी सी मोटी भी होगी और उसके कलर भी चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे, जहाँ पे पॉपुलर आपने देखा है वहाँ से देखें नीचे। नंबर 6, प्लम्प। पी आपके पास ऑलरेडी है, जो सेकंड वाला पी है पॉपुलर, POP, जो सेकंड वाला पी है उसके नीचे देखें PLUMP, प्लम्प। कि रोज़ी वहाँ पे अच्छी उसकी केयर हुई, सॉरी ग्रेस की केयर अच्छी हुई, तो वो क्या बन गई, रोज़ी एंड प्लम्प। नंबर 7, टेक्स इनटू वंस फैमिली बाय लीगल मीन्स एंड रेजेस एज वंस ओन चाइल्ड। कि कानूनी तरीके से किसी ख़ानदान का हिस्सा बन जाना, कि किसी फैमिली के अगर बच्चे नहीं हैं तो वो कानूनी तरीके से किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी बच्चे को अपना वारिस बना लेते हैं, अपने घर में ले आते हैं और उसकी वहाँ पर परवरिश करते हैं। जैसे सारे प्रोसेस को कहते हैं अडॉप्ट करना, जैसे आंट मार्गरेट ने ग्रेस को अडॉप्ट कर लिया था। हेयर यू विल यूज़ द वर्ड इन द नंबर 7 ब्लॉक, अडॉप्ट, ADOPTS, adopts. Aunt Margaret adopts Grace. Adopts, ADOPTS. Number 7, from up to downwards. Number 8, the last word, shut. नंबर 8 में देखें आप, ऊपर से नीचे आएंगे, शट। एस आपके पास जी, शट के मीनिंग्स क्या होंगे, सिमिलर, क्लोज, बंद कर देना। जैसे आपसे कहा जाता है शट द डोर, शट द विंडो, शट योर माउथ। शट मीन्स टू क्लोज, and the similar meanings are close, CLOSE. Here we have discussed some meanings, and now I am going to show you the answer of this. अब देखते हैं कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं। Now look at the crossword. From left to right you will find the word ended, truth, dressed, popular, climbed। नंबर 9 में आ जाएगा suppose। नंबर 10 vague। नंबर 11 plans। नेक्स्ट आर डाउन। अब ऊपर से नीचे आप देखें, escape, there, shrub, plump, adopts, and the last word is close. This was today's lesson, and you have to do it in your notebooks in a neat way. Tomorrow we will do the last exercise, that is C1, and this part contains the revision of tenses. इस पार्ट में हम लोग टेंसेस की रिवीजन करेंगे। आज का काम आई थिंक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, मुझे तो इसको करने में बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगा। अब आपने भी इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, वर्ड्स के स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है, क्योंकि पेपर में तो आपको इस तरह से क्रॉसवर्ड में नहीं दिया जाएगा, उसमें जस्ट आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे, या बहरहाल वो देखा जाएगा जब टेस्ट या पेपर होगा, लेकिन आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स को भी प्रॉपर वे में याद करना है। ओके, गुड बाय।